अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक न्यूज रूम के साथ मैं हूं सारा इलियास। प्रोग्राम के आगाज में आज बात करेंगे टैक्स वसूलियों के हवाले से। तो रेडी बान, नान वाला, प्लम्बर और हजाम मोबाइल टैक्स क्यों दे? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अहम सवालात उठा दिए हैं। ये रिमार्क्स मोबाइल फोन कॉल से मुतालिक केस की समाअत के दौरान दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मोबाइल फोन कॉल्स के इजाफी टैक्स से मुतालिक केस में विफाक और सूबाई हुकूमतों से 1 साल में वसूली टैक्स के हवाले से सवालात किए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अहम सवालात आज उठाए हैं और ये रिमार्क्स मोबाइल फोन कॉल से मुतालिक केस की समाअत के दौरान दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मोबाइल फोन कॉल्स के इजाफी टैक्स से मुतालिक केस में विफाक और सूबाई हुकूमतों से 1 साल में जो वसूली टैक्स की गई है उसके हवाले से सवालात उठा दिए हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस की वसूली का मामला तवील अरसे से जेर बहस रहा है। रिमार्क्स दिए गए हैं कि पार्लियामेंट का बुनियादी काम आखिर है क्या पार्लियामेंट का काम सिर्फ टैक्स इकट्ठा करना है? मजीद आज क्या रिमार्क्स दिए गए, इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट में मोबाइल फोन कंपनियों के इजाफी टैक्स से मुतालिक केस की समाअत जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि रेडी वाला, नान वाला, प्लम्बर और नाई मोबाइल टैक्स क्यों दे? हुकूमत कैसे ये तय करेगी कि कौन टैक्स अदा करेगा कौन नहीं? मोबाइल टैक्स वही अदा करेगा जो दहिंदा होगा। जो शख्स मतलूबा मयार पर पूरा नहीं उतरता वो विद होल्डिंग टैक्स क्यों अदा करे? जस्टिस एजाजुल एहसन ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि क्या मोबाइल फोन टैक्स का मामला 184(3) में आता है। निजी मोबाइल कंपनी के वकील ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मोबाइल कंपनियों ने अपने 10% सर्विसेज चार्जेस खत्म कर दिए हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि क्या 10% सर्विस चार्जेस खत्म करने पे कोई एतराज है। अदालत ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों से गुज़िश्ता 1 साल की तफसीलात तलब कर ली। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मोबाइल टैक्स का मामला बुनियादी हकूक और मुफाद आमा में नहीं आता। वकील पंजाब हुकूमत ने बताया कि मोबाइल पर टैक्स मुअत्तल होने से हमारा 80 अरब रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा ना हो सका, जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि टैक्स वसूली के कवानीन मुअत्तल किए बगैर टैक्स वसूली कैसे मुअत्तल हो सकती है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 3 मेंबर बेंच के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। तो ये वो रिमार्क्स हैं जो कि आज की समाअत के दौरान दिए गए हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से। इनडायरेक्ट टैक्सेस की वसूली का मामला तवील अरसे से जेर बहस रहा है और मुआशरे के वो तबकात जिनकी आमदन काबिले टैक्स की हद से कम होती है वो भी टैक्स देने पर मजबूर होते हैं। अमजद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे समाअत के हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। अमजद बताएगा कौन से अहम सवालात आज उठाए गए हैं अदालत में? आज देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में टेलीफोन जो इस हवाले से मोबाइल फ़ोन जो हैं उन पर मोबाइल फ़ोन कंपनियां थी, इसके इजाफी टैक्स का मामला था। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले मोबाइल फ़ोन कंपनियों से जो सर्विस चार्जेस थे वो ख़त्म करने का जो है वो फैसला किया था। आज इसी मामले से मुतालिक जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की है। आज वफाकी हुकूमत की जानिब से तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुखालफत की गई और मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया कि इस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जो ये सारा सिलसिला हुआ है इससे 80 अरब रुपए का रेवेन्यू जो है वो इकट्ठा नहीं हो सका। और आज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अहम कुछ सवालात उठाए हैं। उनका ये कहना था कि क्या पार्लियामेंट का काम सिर्फ टैक्स इकट्ठा करना है, और इस हवाले से यह भी कहा गया कि पार्लियामेंट का बताया जाए कि पार्लियामेंट का बुनियादी काम क्या है और जिन कवानीन के तहत टैक्स जमा किया गया था इनकी तफसील भी जमा करवाई जाए। और इस हवाले से यह भी कहा गया था कि एक टैक्स वसूली के जो कवानीन है वो तो मुअत्तल नहीं हुए और उन्हें मुअत्तल किए बगैर हम टैक्स वसूली के फैसले को कैसे मुअत्तल कर सकते हैं, क्योंकि टैक्स वसूली का मामला आइन के आर्टिकल 184(3) के दायरा कार के तहत आता है। अदालत में आज ये भी सवाल उठा कि एक मामूली जो शख्स है जिसका जरिया माश इंतहाई कम है, चाहे वो रेडी वाला है, नान वाला, प्लम्बर है या फिर हजाम है, वो मोबाइल टैक्स क्यों दे? ये तो जो लोग टैक्स देने की अहलियत रखते हैं, जिनके माशी जो हालात है वो ठीक है। ये वो रिमार्क्स हैं जो कि आज अदालत में दिए गए हैं। डॉक्टर इकरामुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे जरा उनकी राय जान लेते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। डॉक्टर साहब ये बताएगा, वाकई वैसे एक बात है कि बड़ी बड़ी मछलियों को तो हम काबू करने में इतना कामयाब नहीं होते, अब एक रेडी वाला, एक हजाम और एक जो दूसरे आम तबका है वो टैक्स क्यों दे मोबाइल के ऊपर? क्या कहेंगे आप?
जी, ये मोबाइल के ऊपर जो एडवांस इनकम टैक्स 12.5% है, ये बिल्कुल गैर कानूनी और आइन के मुताबिक है। दरअसल जिस आदमी पे टैक्स नहीं लगता हो उससे एडवांस टैक्स भी नहीं लिया जा सकता है। बावजूद इस कानून को बहुत दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने मुख्तलिफ फैसलों में इसको एक्सप्लेन किया, मगर FTR जो है वो एक तरफ तो अमीर लोग जिनकी बिलियंस में इनकम है उनको हाथ नहीं डालती, और दूसरी तरफ आपने बिल्कुल सही फरमाया कि वो लोग जिनकी काबिल टैक्स आमदनी भी नहीं है, यानी कि वो साल का 4 लाख भी नहीं कमाते हैं, उनसे आप जो है वो इस तरह का टैक्स वसूल करते हैं। और ये बात बिल्कुल गलत है, और क्योंकि अगर ये टैक्स तो अगर उन्होंने गलती से वसूल किया भी हो तो उनको रिफंड करना चाहिए था। वो ये जो हर साल अपनी जो आप कलेक्शन के अंदर 60, 70, 80 बिलियन इस तरह का टैक्स दिखा देते हैं, तो ये शर्मनाक बात है कि वो दरअसल वो पैसा दिखा रहे होते हैं, एक तो जो लोगों पे लगना नहीं चाहिए था और जो दूसरा लोगों को वापस होना चाहिए था। तो यूं देखा जाए तो FBR बहुत बुरी तरह इसमें एक्सपोज हुआ है, और ये सिर्फ एक तरह की विद होल्डिंग नहीं है, इस तरह की बेशुमार विद होल्डिंग है जो उन लोगों पे लगाई जाती हैं जिनकी काबिल आमदनी टैक्स नहीं है, या वो पूरा टैक्स दे चुके होते हैं और उनसे बार बार मुख्तलिफ हेड के अंदर विद होल्डिंग करके पहले रिफंड क्रिएट किया जाता है, फिर या तो उनसे रिफंड देने के लिए हेले बहाने किए जाते हैं, या उनके ब्लैकमेल किया जाता है, और या उनको रिफंड दिया ही नहीं जाता है। तो ऐसे अदारे को अगर जिसका नाम FBR है वो मुल्क के आम आवाम के साथ इस तरह का सलूक कर रहा है, तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने इसका सही जायजा लिया है। अफसोसनाक बात है, और जो आज सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं बड़ा वजन है उनमें। डॉक्टर साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा आज की समाज से हवाले से अमजद भट्टी हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका अमजद। अपने देखने वालों को ये भी बता दें कि एक और एमनेस्टी स्कीम हुकूमत की जानिब से नई स्कीम का ऐलान चंद रोज में मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाने और गैर दस्तावेजी दौलत को कानूनी बनाने के लिए इस स्कीम का ऐलान किया जा रहा है। स्कीम में तेज रफ्तार तरीक़ाकार मुतारिफ कराया जाएगा ताकि IMF प्रोग्राम के इनेकाद से पहले शहरी इस स्कीम से फायदा उठा सके। राजा उस्मान ताहिर हमारे साथ मौजूद है, उनसे जरा पहले इस हवाले से जान लेते हैं। उस्मान बताएगा, अब जो एक नई एमनेस्टी स्कीम मुतवक्के है कि आ रही है, इसमें क्या ऐसा नया होगा जो पहले नहीं था? जी बिल्कुल, हुकूमत ने ऐलान किया है कि बहुत जल्द एक नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम लाई जा रही है, जिसके हवाले से मोबाइल को रेगुलेट भी किया जाएगा, और वो इदारे और वो लोग जो टैक्स इससे पहले टैक्स नेट में शामिल नहीं थे वो टैक्स नेट में शामिल हो जाएंगे। और बाज़ाब्ता तौर पे चंद ही रोज में वजारत खजाना की जानिब से इस हवाले से एक जामे और पॉलिसी जो है वो आपसे इस हवाले से आगे अपडेट लेंगे। फिलहाल एक अहम खबर शामिल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास, सिविल और अस्करी क़यादत शरीक है। इस इजलास में वफाकी वज़रा असद उमर, शफकत महमूद, शहरियार आफरीदी, आर्मी चीफ DGISI और DGISPR इस इजलास में शरीक हैं। तो एक इंतहाई अहम इजलास इस वक्त जारी है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत, जिसमें सिविल और अस्करी क़यादत शरीक है। वफाकी वज़रा असद उमर, शफकत महमूद, शहरियार आफरीदी इसमें शामिल हैं, जबकि आर्मी चीफ DGISI और DGISPR भी इस अहम इजलास में शरीक हैं। और अहम अमूर ज़ेर गौर आ रहे हैं। इस इजलास में अहम मामलात का जायजा लिया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत यह अहम इजलास है, जिसमें सिविल और अस्करी क़यादत शरीक है। वफाकी वज़रा की बात की जाए तो उनमें से असद उमर, शफकत महमूद और शहरियार आफरीदी शामिल हैं, जबकि आर्मी चीफ DGISI और DGISPR भी इस इजलास में शरीक हैं। टिका खान सानी हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। टिका खान बताएगा, इस इजलास में कौन से मामलात ज़ेर गौर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आला सतही इजलास में की सदारत की है वज़ीर-ए-आज़म ने, जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, इसके अलावा DGISPR और दूसरी तरफ वज़ीर खजाना असद उमर और साथ ही वज़ीर दाखिला शहरियार खान आफरीदी, इसके अलावा वज़ीर तारीम शफकत महमूद और इसके अलावा खारजा और दाखिला के सेक्रेटरीज में इसमें शरीक थे। इसमें मुल्की कौमी सलामती का जायजा लिया गया, खासतौर पर भारत का जो अभी तक जारहियत के अंदाज में बातें कर रहे हैं उसके रवैये पे गौर किया गया। इसके अलावा पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारों ने जो इक़दाम उठाए हैं उसका भी जायजा लिया गया। अंदरूनी तौर पे जो खास तौर पे कलअज़म तंजीमों के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है और हुकूमत का जो स्टैंड है वो भी उसका भी जायजा लिया गया। उसके बाद इक़दाम का जायजा लिया गया, अब तक गिरफ्तारियां जो की गई, इसके साथ साथ दीगर जो
अमूर है उसका जायजा इसमें लिया गया। वजीर आजम को ओवरऑल मुल्क की सिक्योरिटी के ऊपर और बैरूनी सिक्योरिटी के ऊपर वजीर आजम को ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम इमरान खान ने। आपका टिक्का खान, आप हमें अहम इजलास के हवाले से आगाह करे थे। एक बार फिर से बात करेंगे नई एमनेस्टी स्कीम जो कि हुकूमत की जानिब से इसका ऐलान चंद रोज में मुतवक्के है और ज़राए के मुताबिक नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाने और गैर दस्तावेजी दौलत को कानूनी बनाने के लिए इस स्कीम का ऐलान किया जा रहा है। स्कीम में तेज रफ्तार तरीकाकार मुतारिफ करवाया जाएगा ताकि IMF प्रोग्राम के इनेकाद से पहले शहरी स्कीम से फायदा उठा सके। FBR की जानिब से टैक्स रिटर्न फाइल करने के निज़ाम को बेहतर बनाने समेत मुतादिद इकदाम ऐसे हैं इस ज़िम्न में उठाए जा रहे हैं और FBR की जानिब से बैंक्स, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, कार मैन्युफैक्चरर्स और दीगर ज़राए का डेटा हासिल करके दौलतमंद अफराद ऐसे हैं जिनका के सुराग लगाया जाएगा। डॉक्टर इकरामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब ये बताएगा, पहले भी एमनेस्टी स्कीम्स आई हैं जो कि इतनी ज़्यादा फ्रूटफुल साबित नहीं हुई हैं, इस दफ़ा हमें कौन सी पॉइंट्स पर ज़रा केयरफुल रहना होगा ताकि हम जो अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं उनको हासिल कर सके? जी, वो एमनेस्टी स्कीम जो है कभी कामयाब होती हैं अगर आपके पास मालूमात हो। अगर आपके पास मालूमात ना हो तो लोग फिर ये समझते हैं कि अगर हम नहीं भी इसमें शामिल होंगे तो कौन सा हुकूमत हमें ट्रेस कर लेगी। अब भी जो भी ये एमनेस्टी स्कीमें पीछे माजी में फेल हुई उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी। और अब भी अगर ये ऐसी हमाकत करेंगे, मिसाल के तौर पर अगर हमें सबसे पहले ये डेटा हमारे पास मौजूद होना चाहिए कि किनके पास महंगी गाड़ियां हैं, किनके पास एक बड़े घर हैं, कौन मुल्क में जो है वो बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं अपनी यूटिलिटीज़ पर, वो कौन है जो मुल्क से, और ऐसे कई से इंडिकेटर जिनसे हमें अंदाज़ा हो पाए कि अगरचे इनको टैक्स देना चाहिए मगर ये टैक्स रिटर्न क्यों फाइल नहीं करते। अगर तो हुकूमत के पास ऐसा डेटा आ चुका है फिर तो वो एमनेस्टी स्कीम कामयाब। और दूसरा मैं अर्ज करूं कि अगर एमनेस्टी स्कीम की एक डेडलाइन रखें और उसके बाद कोई भी ऐसा असासा उनके पास आ जाए उनकी मालूमात में तो फिर उस असासे को वो बहके सरकार जब्त करेंगे। एमनेस्टी के अंदर लिखना चाहिए कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम आपके असासे बहके सरकार जब्त करेंगे ताकि लोगों को कैरेट के साथ स्टिक भी नजर आए। अभी तक ये होता है कि आप सिर्फ जो है वो कैरेट पेश करते हैं और क्योंकि उसके साथ कुछ स्टिक नहीं होती तो लोग फिर उससे जो है अमल दरामद भी नहीं करते। तो एक दफा पाकिस्तान में सख्ती करते हुए ये वाजे कर देना चाहिए कि ये अब आखिरी मौका है और अगर इसके बाद किसी के भी अनटैक्स्ड सासे पकड़े गए तो फिर उसको कोई राहत नहीं मिलेगी बल्कि वो सासे भाग के सरकार जब्त कर लिए जाएंगे। तो फिर कहीं जाकर हम किसी एमनेस्टी स्कीम को कामयाब बना सकेंगे। ये वो पॉइंट्स हैं जो कि मलूज़े खातिर रखना पड़ेंगे अगर हम एमनेस्टी स्कीम को कामयाब बनाना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर इकराम, आप हमें अपनी राय से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अब से कुछ देर पहले हमने आपको अपडेट किया वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हो रहा है जिसमें अहम मामलात पर गौर किया जा रहा है। अहम अमूर ज़ेर गौर आ रहे हैं। DG ISPR भी इसमें मौजूद हैं, वफाकी वज़रा भी मौजूद हैं, आर्मी चीफ भी मौजूद हैं। तो FATF के हवाले से जो पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से ब्रीफिंग दी गई है वो मामलात भी इस इजलास में ज़ेर गौर आए हैं। और आपको बताते हैं कि FATF के पाकिस्तानी हुकाम से मुज़ाकरात का तीसरा रोज है आज और FIA, नेक्टा समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। ज़राए के मुताबिक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन और रेगुलेशंस पर अमल दरामद की रिपोर्ट दी जाएगी। शाहिद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या समझते हैं। शाहिद साहब ये बताएगा कि FATF के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, आज तीसरा रोज़ है, किस हद तक आपकी क्या इतलात है या आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान मुतमईन कर पाएगा या कर पाया है FATF को अपने इक़दामात के हवाले से? देखिए, अमेरिका हमसे एक ही बात कहता है कि डू मोर। हेलो जी 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 सर, बिल्कुल यही चीज हम देखेंगे कि ये जो दौर शुरू हुआ है मुज़ाकरात का, उसके बाद वो कहेंगे जी ठीक है, पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ कुछ इक़दाम उठाए हैं और वो सही सिद्ध में उठाए हैं मगर नाकाफी हैं। चुनांचे वो पाकिस्तान से ये मुतालबा करेंगे कि आप अभी इसमें डू मोर यानी मजीद और करें और कहेंगे ठीक है मई में हम दोबारा तशरीफ लाएंगे और फिलहाल आप ग्रे लिस्ट पे रहेंगे और ये यानी जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा उस वक्त हम ग्रे लिस्ट पर ही होंगे और उसके बाद वो फिर जून में एक और मीटिंग होगी। तो इम्कान यही है कि वो हमें जो है वो कंटिन्यू करेंगे और आदम इत्मीनान का इजहार करते हुए मजीद और करने का मुतालबा करेंगे। उसकी वजह यह है कि अमेरिका भारत को खुश करने के लिए भी पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा रहा है और हमारी बदकिस्मती ये है कि हम उन पर अहकामात पर अमल दरामद तो कर रहे हैं मगर उनको ये नहीं कहते कि जनाब मनी लॉन्ड्रिंग जो हो रही है उसमें अफगान महाजरीन का भी एक किरदार है और अमेरिका और अफगानिस्तान का कब्जा अफगानिस्तान में है, वहाँ से जो है कुछ पैसा और टेररिस्ट आते हैं और उनको पनाह दे देते हैं अफगान महाजरीन में से कुछ लोग
तो हम क्या कर सकते हैं? 27 लाख अफगान नाज़रीन है। तो ये कहने के बजाय हम हमेशा जो है यही कहते हैं जनाब हम कर रहे हैं, आप जो है वो तसल्ली रखें, मगर वो भारत और अमेरिका के जो मुतालबा है कि वो पाकिस्तान जो दो मोर का मुतालबा किया जा रहा है या मजीद किया जाएगा, यही मुतालिबात इन पर अमल दरामद करना नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा था। अब उस नेशनल एक्शन प्लान का क्या बना है, इस पे बात करेंगे। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, यहाँ से ही अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि FATF और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। आज इन मुज़ाकरात का तीसरा रोज़ है और इन्हीं दिनों हुकूमत ने नेशनल एक्शन प्लान पर होने वाला मुशावरती इजलास मनसूख कर दिया है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने वज़ीर आज़म इमरान खान की खुसूसी हिदायत पर अपोजिशन जमातों को खत लिखे थे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान ने इस इजलास में शिरकत करने से माजरत कर ली है। उन दिनों जब FATF का वफ्द यहाँ पर मौजूद है और मुख्तलिफ मामलात पर, अहम मामलात पर पाकिस्तान की जानिब से ब्रीफिंग दी जा रही है। अब याद रहे कि हुकूमत ने नेशनल एक्शन प्लान पर मुशावरत के लिए तमाम पार्लिमानी रहनुमाओं को खतूत लिखे थे और हुकूमती मुशावरत इजलास 28 मार्च को पार्लियामेंट हाउस में होना था। अब चूंकि इन रहनुमाओं की जानिब से इजलास में शिरकत के लिए माजरत कर ली गई है, तो ये इजलास मनसूख करना पड़ा है। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये बताएगा कि मौजूदा हालात में जब FATF के साथ मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, अहम मामलात पर ब्रीफिंग दी जा रही है और अपोजिशन कहती है, वर्बली ये ज़रूर कहती है कि हम कौमी मुफाद पर समझौता नहीं करेंगे, ऐसे मामलात पर कोई हम खेल नहीं खेलेंगे, सियासत नहीं करेंगे जहाँ पर मुल्की मुफाद को नुकसान पहुँचता हो। अपोजिशन ने माजरत कर ली है। मौजूदा हालात में कैसे मामलात आगे बढ़ेंगे? देखिए, इसके 2-3 पहलू हैं। पहली बात मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता दूं कि FATF के इस आज के इजलास की मैसेज ये होगा कि वो कहेंगे जी हम पूरी तरह मुतमईन नहीं है, अपोजिशन आ भी जाए या नहीं भी आए, ये फैसला बहुत पहले हो चुका है, इसको हमें समझने की जरूरत है। लेकिन एक सॉलिडारिटी का मुजाहिरा करना चाहिए था, आपके ख्याल में, आपकी राय क्या है? दोबारा फरमाइएगा। जी, एक मुत्तहिद होने का, एक यूनिटी का मुजाहिरा करना चाहिए था इस मौके पर अपोजिशन को हुकूमत के साथ। बिल्कुल करना चाहिए था, लेकिन इसमें जिम्मेदार हुकूमत भी होगी और अपोजिशन भी होगी। ये हमें समझने की जरूरत है कि इस वक्त जो एनवायरनमेंट है वो उस वक्त जो है ना, दोनों एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं आप बहुत बेहतर नहीं है, तो ये तो पाकिस्तान की इमेज खराब है। लेकिन इस वक्त जो चीज जिसमें हुकूमत का भी गलती है, अपोजिशन की भी गलती है, लेकिन जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ वो ज्यादा अहम है। वो ये है कि 23 मुल्क हैं यूरोपियन यूनियन के, उन्होंने अब से कुछ दिन पहले वो बयान जारी किया है 23 मुल्कों ने कि पाकिस्तान एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग में जो चीजें कर रहा है उसमें कमजोरियां हैं। अमेरिका पहले बयान दे चुका है, भारत भी इस वक्त में शामिल है। अमेरिका, भारत और 23 यूरोपीय ममालिक ये कह चुके हैं कि जी हम मुतमईन नहीं हैं और ये कहेंगे कि डू मोर। ये तो बिल्कुल अपनी जगह सही है, आपकी बात भी सही है। अगर ये इत्तेहाद का मुजाहिरा कर भी देते तो हमने अभी अमल दरामद, वो पीछे पड़े हुए हैं कि हमारे यहाँ जो तंजीमें हैं जो कश्मीर के लिए काम कर रही हैं उनको भी आप जो है ना पूरी तरीके से बंद करें और हमारे ऊपर दबाव बढ़ा रहे हैं। हमारी भी कमजोरियां हैं, हमारे कवानीन में भी कमजोरियां हैं, अपोजिशन भी जो है वो जिद में आई हुई है, हुकूमत भी आई हुई है। लेकिन जहां तक FATF का ताल्लुक है, ये फैसला हो चुका है कि अभी वो इस फाइनेंशियल ईयर 2019 में पाकिस्तान को उससे नहीं निकालेंगे। ये अपोजिशन के नहीं जाने से एक मनफी मैसेज जरूर गया है, लेकिन FATF आप कह रहे हैं कि FATF ग्रे लिस्ट से नहीं निकालेगी, मजीद हालात खराब हो सकते हैं, ग्रे लिस्ट से खुदा ना खास्ता आगे हम ब्लैक लिस्ट में जा सकते हैं, इसके कोई इम्कानात हैं? फीसद इम्कानात है। कोई देखिए, हम अपने आप को भी बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है, एक जौहरी ताकत है, चीन हमारे साथ है इस मामले पर, तो ब्लैक लिस्ट में जाने का इम्कान सिफर है। उसकी वजह मैं आपको बता दूं, वो हमारे ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि आपने अमल दरामद पूरी तरह नहीं किया। ये इल्जाम नहीं लगाया कि आपने करने से मना कर दिया। अगर वो ये कहेंगे कि पाकिस्तान ने कह दिया कि हम नहीं करेंगे, जो चाहे कर लें, तब होगा खतरा। हम ये कह रहे हैं जनाब हम अमल करेंगे, किया है, आइंदा भी करेंगे। जब ये एश्योरेंस है तो ब्लैक लिस्ट में जाने का इम्कान नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि अमेरिका ऑन इट्स ओन कहे कि ये धमकी हमें देगा कि हम आप पर पाबंदियां लगा देंगे भारत को खुश करने के लिए। लेकिन FATF का जो ताल्लुक है, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कोई इम्कान नहीं है कि हमको ब्लैक लिस्ट में डालें। हम कोई ऐसे छोटे गए दूसरे मुल्क नहीं है, एक आलमी ताकत है, एक हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। चीन यहाँ $60 अरब की सरमायाकारी इसलिए तो नहीं कर रहा
कि हमें ब्लैक लिस्ट में डालने देगा। तो ब्लैक लिस्ट में जाने का बेसिकली खतरा मौजूद नहीं है, लेकिन बहरहाल डू मोर का मुतालबा एक बार फिर से किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शाहिद साहब, आप अपनी राय से हमें आगाह कर रहे थे। FATF का वक्त यहाँ पर मौजूद है और पाकिस्तान की जानिब से ब्रीफिंग दी जा रही है। कुछ मजीद अहम इशूज पे बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की, जिन्होंने शरीफ मेडिकल सिटी से इलाज करवाने का फैसला कर लिया है। नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान ने बताया है कि नवाज शरीफ को कल शरीफ मेडिकल सिटी अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा, जिसके बाद उनकी सेहत का मुकम्मल तौर पर जायजा लिया जाएगा। नवाज शरीफ के गुर्दों और दिल का इलाज एक साथ ही होगा। इलावा अजी लाहौर में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें पार्टी सदर शहबाज शरीफ, आज़म नज़ीर तारड़, अताउल्लाह तारड़ ने शिरकत की। इस इजलास में नवाज शरीफ की रिहाई के बाद कानूनी पहलुओं पर मुशावरत की गई, जबकि शरीफ फैमिली के खिलाफ दर्ज मुकदमात पर भी तबादला ख्याल किया गया। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मुस्तनसर अब्बास से। मुस्तनसर, एक तो नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से आगाह कीजिएगा, साथ ही साथ इस इजलास के बारे में भी बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं गुज़श्ता रात जाती उम्रा जब पहुँचे तो कारकुनों की एक बड़ी तादाद ने उनका इस्तकबाल किया। उनकी वालदा, उनकी साहबजादी मरीम नवाज़ और उनके भाई शहबाज शरीफ जो उनके साथ आए थे इधर जाती उम्रा में, उनको खुशामदीद कहा। उसके बाद शहबाज शरीफ से उनकी एक मुलाकात हुई, जिसके बाद आज नवाज शरीफ के सेहत के हवाले से बाकायदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नवाज शरीफ और दीगर, जिसमें शहबाज शरीफ, डॉक्टर तारक फजल चौधरी, मलिक अहमद खान और मरीम नवाज़ और दीगर लोग उसमें मौजूद थे। एक अहम इजलास हुआ जिसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म की जो सेहत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म आया था कि उनकी सेहत के हवाले से बाकायदा लाएमल मुरतब किया गया, जिसमें फैसला किया गया कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कल सुबह 10 बजे के करीब जाती उम्रा मुंतकिल किया जाएगा, जहाँ पर उनका बाकायदा इलाज शुरू किया जाएगा, जिसमें डॉक्टर लॉरेंस जो हैं उनके मौलज, उनसे भी इस हवाले से वीडियो लिंक पर उनसे भी मुशावरत की गई और उनसे भी बाकायदा कल से की जाएगी। जब शरीफ मेडिकल सिटी में जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, उनके दिल और गुर्दों के टेस्ट किए जाएंगे, जिसके मुशावरत की जाएगी और उनका जो एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी का ताल इस हवाले से अभी तक कोई नहीं बताया गया कि वो कहाँ पे की जाएगी। इजलास में ये भी फैसला किया गया कि जो नैब केसेस हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और इसी तरह उनके भाई शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के जो केसेस चल रहे हैं उस हवाले से मुशावरत की गई और उसमें फैसला किया कि उनकी अवलीन तरजीह होगी कि शहबाज शरीफ मुशावरत की गई है। इस अहम इजलास में बहुत शुक्रिया आपका मुस्तनसर अब्बास, आप हमें अपडेट नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से भी। तो अब नवाज शरीफ की रिहाई का फायदा किसी को हो ना हो, इस चीज का नुकसान किसी को जरूर हुआ है और वो है चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का। उनका ये कहना है कि हमें एहतसाब से कोई एतराज नहीं, मगर कोई भी हमारी जुबानबंदी नहीं कर सकता। हमने परवेज मुशर्रफ, ज़ियाउल हक की अमरीत का मुकाबला किया, ये हुकूमत क्या चीज़ है। अपना ट्रेन मार्च वो जारी रखे हुए हैं, लेकिन कल जब नवाज शरीफ की रिहाई हुई तो उनका ट्रेन मार्च नवाज शरीफ की रिहाई की खबरों के अंदर ही कहीं दब गया। तफसीलात के मुताबिक कारवान भुट्टो मार्च की क़यादत करने वाले चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने लाड़काना की जानिब अपना सफर दोबारा शुरू करते हुए उन्होंने ये कहा कि ये कैसे वज़ीर-ए-आज़म है जो यू टर्न पर यू टर्न लिए जा रहे हैं। खान साहिब का आवाम से किया गया हर वादा झूठा निकला है। बिलावल ने कारकुनों को मुखातिब करते हुए कहा कि कहाँ गए खान साहब के वादे, मेरे मुल्क के नौजवान बेरोजगार हैं। खान साहिब ने कहा कि 50 लाख घरों का वादा किया था, 50 लाख घर दूंगा, ये कहा गया था खान साहब की जानिब से। क्या आपको कोई घर मिला है, ये सवाल उठाया गया है बिलावल भुट्टो की जानिब से। जबकि खान साहब ने कहा कि मैं किसी को NRO नहीं दूंगा। खान साहब ने कहा कि मैं भीख नहीं मांगूंगा, अभी जहां जाना है पहला काम वो भीख मांगता है, ये कहा गया है बिलावल भुट्टो की जानिब से। और ये भी कहा है कि कोई न्याजी साहब को ये समझाए कि मईशत चंदे से नहीं चलती है। सईद काजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे उनकी राय जानेंगे। सईद साहब ये बताएगा कि एक दफ़ा फिर लफ्जी गोलाबारी की गई है बिलावल भुट्टो की जानिब से हुकूमत वक्त के ऊपर, लेकिन साथ ही साथ जो नवाज शरीफ साहब की रिहाई हुई है उसकी खबरों के अंदर ये ट्रेन मार्च थोड़ा दब गया है, आप ऐसा समझते हैं? देखिए, बुनियादी तौर पर अगर देखें तो इस मुल्क के अवाम के लिए दोनों ही नॉन इशूज थे, ये जो दोनों इवेंट्स थे। पहली बात तो ये कि जो ट्रेन मार्च है वो कौन से अजीम मकसद के लिए कर रहे हैं, वो क्या, या उस मकसद का इस मुल्क के अवाम से क्या लेना देना है। वो कहते हैं हम अवामी मफाद के लिए बाहर निकले हैं, अवाम के लिए बाहर निकले। कहने से तो कुछ नहीं होता ना, अवाम के मफाद के लिए क्या है, अपने मंशूर पर तो अमल नहीं कर सकते, अपनी असासी दस्तावेज वो खोल के पढ़ नहीं सकते जिसकी बुनियाद पे पीपल्स पार्टी बनी थी, उस पर तो अमल क्या करना है इन्होंने। तो ये तो जाहिर है रिलेटेड है इन अकाउंट से, और ये जो सारा केसेस बन रहे हैं। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब का अंदर रहना या बाहर रहना से क्या फ़र्क पड़ता है, वो कौन से अजीम मकसद के लिए अंदर गए हुए हैं। वो उन पर भी तो जो है वो तो खुद कहते थे कि भाई अगर मेरे पास ज़रूरत है या आमदन से जायद हिसाब से हैं तो आपका क्या लेना देना इससे।
तो इस किस्म के ये लोग हैं, इस किस्म की ये सियासत है, इस किस्म का जो गिरा हुआ ऐड है, इसमें जो है वो गिरे हुए थीम्स जो हैं वही डोमिनेट कर रहे हैं, मीडिया हो या कोई और मामला हो, क्योंकि आवाम से ये कटी हुई सियासत है। ये अपनी अपनी सर्वाइवल की जंग इनफरादी तौर पर लड़ रहे हैं, और जो इनके पास पॉलिटिकल स्ट्रक्चर PPI, PPP या मुस्लिम लीग नून की सूरत में मौजूद हैं, उनको ये अपने जाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो सईद साहब, मौजूदा हालात में जबकि नवाज शरीफ साहब को एक कंडीशनल बेल मिल गई है, शहबाज शरीफ साहब उनका नाम ECL से निकाल दिया गया है, बिलावल भुट्टो अपना ट्रेन मार्च जारी रखे हुए हैं, हुकूमत के लिए कुछ मुश्किल हालात पैदा हो सकते हैं? मुश्किल हुकूमत के लिए ये क्या हालात पैदा कर सकते हैं? क्योंकि बुनियादी तौर पर हुकूमत के साथ इनका क्या बुनियादी इख्तलाफ है? किस चीज़ पे बुनियादी इख्तलाफ है? क्या इस मुल्क की मैशत को चलाने के ज़मीन में इनका कोई बुनियादी इख्तलाफ मौजूद है? बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं ना कि नौजवान बेरोजगार हो गए हैं, 50 लाख घरों का वादा किया था, कोई घर नजर नहीं आ रहा, जो तमाम वादे किए गए थे, सब्ज बाग दिखाए गए थे, कुछ भी पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिलावल भुट्टो ने कहा ट्रेन मार्च के दौरान। आपने तो आज जो है वो 30 साल पहले किया था। वो रोटी कपड़ा मकान किसको मिला है? ये किसके अकाउंट्स निकले हैं? आपने कौन कौन सी बुनियादी तब्दीलियां की हैं इस मुल्क की मैशत में, अवाम के हक में? कैसे आपने मैशत उसवार की है? ये किस मुंह से कहते हैं? इन्होंने तो बुनियादी तौर पर जो इनकी नजरियाती असास थी उसको तर्क किए हुए उन्हें कम से कम 2-3 दहाइयां हो चुकी हैं। ये मैं जैसे कहता हूँ, ये वाशिंगटन कंसेंसस में सारे सियासत करते हैं। वाशिंगटन कंसेंसस का इन नजरियात से क्या ताल्लुक, इस मुल्क के अवाम से क्या ताल्लुक? कुल्ली तौर पर इशराफिया की सियासत करते हैं ये, और कुल्ली तौर पर ये अपने तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ रहे हैं, ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं रियासत को। कभी आउटफिट्स जो हैं, कालादम आउटफिट्स के हवाले से बयान दे के ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। कभी नवाज शरीफ साहब कहते हैं मैं बड़े बड़े राज उगल दूंगा अगर आपने मुझे पकड़ा, मेरे पैसों के बारे में पूछा तो इन लोगों के बारे में क्या बात करनी है? आवाम से क्या ताल्लुक? हाँ, उनकी वहाँ गवर्नमेंट है। आपके ख्याल में इनकी जो तनकीद है या ट्रेन मार्च हुआ, इसमें कोई वजन नहीं है, कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है? बहुत शुक्रिया आपका सईद काजी साहब, हमें आगाह करे थे। आगे बढ़ते हैं। आज एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है। लाहौर में कान्हा डिफेंस में खातून पर शोहर और उसके दोस्तों का बहिमाना तशद्दुद। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, मगर 354 की दफात शामिल नहीं की गई हैं। पहले ये रिपोर्ट देखिए मिर्जा रमजान बेग की, फिर इस पर बात करते हैं। कान्हा की रिहायशी खातून ने 4 साल कबल पसंद की शादी की थी। शादी के बाद अक्सर मियाँ बीवी में झगड़ा रहता था। खातून ने इल्जाम लगाया है कि शोहर ने दोस्तों के सामने उसे डांस करने का कहा और इनकार करने पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। नौकरों के सामने उसने मेरे कपड़े उतारे और नौकरों ने मुझे पकड़ा और उसने मेरे बाल सारे उतार के जलाए। मेरे कपड़े लहूलुहान, मुझे पाइप से बांध के उसने पंखे से लटका रहा था। शोहर और उसके दोस्तों ने पाइपों से तशद्दुद किया और सर के बाल भी काट दिए। खातून को जख्मी हालत में मुकामी अस्पताल दाखिल कराया गया। पुलिस की जानिब से दर्ज होने वाली FIR में 354A की दफात शामिल नहीं की गई। अफसरान ने वाकया का नोटिस लेते हुए SP से रिपोर्ट तलब कर ली। मिर्जा रमजान बेग, पब्लिक न्यूज़, लाहौर। तो ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है। एक और खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। ये पहली दफ़ा नहीं है, हम बहुत सारे केसेस देखते हैं जिसमें ख़वातीन को फिजिकल अब्यूज़ का निशाना बनाया जाता है अगर मर्द की या अपने पार्टनर की वो बात कोई नहीं मानती। और इस केस में तो देखा जाए इंतहाई नाजायज़ मुतालिबात थे। इसके शौहर के अपने दोस्तों के सामने वो उसको रक्स करने का कह रहा था, जिस पर उसने मना किया और इस खातून पर तशद्दुद किया गया और उसकी इंतहाई बेइज्जती की गई है। उसके सारे बाल काट दिए गए हैं। कान्हा डिफेंस में अफसोसनाक वाकया पेश आया है। खातून पर शौहर और उसके दोस्तों का बहिमाना तशद्दुद। पुलिस ने मुकदमा इस हवाले से दर्ज कर लिया है, लेकिन 354 की दफात शामिल नहीं की गई हैं। इस मुकदमे में इंतहाई अफसोसनाक हम ये रवैया देखते हैं अपने मुआशरे में, जिसमें खवातीन को शादी के बाद भी अगर देखा जाए तो वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल पाता जिस तहफ़्फ़ुज़ की वो हकदार है। और उसी का जो शौहर है उसने आज इस केस की अगर हम बात की जाए स्पेसिफिकली तो उसको तशद्दुद का निशाना बनाया है, महज इस बात पे कि उसने उसके दोस्तों के सामने रक्स नहीं किया, जो कि इंतहाई नाजायज़ मुतालिबा था। अब इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। हम अपने बच्चों की परवरिश किस तरह से करते हैं, उसमें क्या कमियां रह जाती हैं, हम बताते नहीं हैं अपने बच्चों को कंसेंट के बारे में, रिस्पेक्ट के बारे में हम उनको आगाह नहीं कर पाते हैं। तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए काम है इस बारे में अवेयरनेस उजागर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर सोबिया हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद जानेंगे। डॉक्टर साहिबा, हम देखते हैं आए दिन ऐसे वाक़यात सामने आते हैं, ये तो अब मीडिया में आ गया, हमने देख लिया,
तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है ख़वातीन को। बहुत सारी कम ख़वातीन ऐसी है जो कि इतनी हिम्मत करती हैं कि सामने आके उसका मुकाबला करें या एटलीस्ट बता सके। ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मर्द हजरात में, अगर हम उनकी बात करें, जिससे हम ये डिटर्मिन कर सकें कि ये आदमी अब्यूसिव हो सकता है आगे चलकर? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए और स्पेशली इस इम्पोर्टेंट जो आज का वाकया हुआ उसको हाईलाइट करने के लिए। देखिए, जितने भी हमारे माशरे में मर्द हजरात की साइकी है, स्पेशली उनको बचपन से ही ट्रेन इस तरह से किया जा रहा होता है। मैं ये कोई नेगेटिव पहलू नहीं बता रही, लेकिन एक कुछ हमारी पेरेंटिंग के अंदर एक ट्रेड होती है कि गुस्सा, चिड़चिड़ापन, जिद करना, सारी चीजें करना, वो उस चीज को क्या किया जाता है, इनकरेज किया जाता है। लेटर ऑन जब वो अपने इस रिलेशनशिप में आता है तो तब सुपीरियर बनने के लिए, या आप कहें कि वो, क्योंकि कहते हैं ना कि दो पहिए की तरह चलाना होता है इस रिलेशनशिप को, लेकिन जब नहीं चला पाता तो वो औरत अगर आगे से कुछ कह देती है, कुछ भी इनके रिलेशनशिप में कोई भी कंफ्लिक्ट आता है, तो वो अपने जो बिहेवियर, रवैयों में ऐसी तशद्दुदपन का मुजाहिरा कर रहा होता है। जैसे हमने देखा कि उसने सारी अपनी बात कही कि मेरे साथ किस किस तरह से, स्पेशली नौकरों के सामने जो बिहेवियर करता था, दूसरों को दिखा के कि मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ, या दूसरों के सामने अपने आप को सुपीरियर करने के लिए वो जो बिहेवियर है, ये एक तरह की पर्सनालिटी, इसको कहा जाता है कि ये पर्सनालिटी ए के अंदर लोग आते हैं। ये कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर है कि इस तरह के नाजायज मुतालिबात आप करें और फिर दोस्तों में कहें कि हाँ भी मैं तो बड़ी कोई चीज हूँ? साइकोपैथ लोग होते हैं जो साइकोलॉजिकली टोटली डिसओरिएंट होते हैं। रिस्पेक्ट का जो एलिमेंट उनके अंदर बिल्कुल औरत के लिए नहीं होता, और ये स्टार्ट से होता है। ये ऐसा नहीं है कि एकदम से ये मर्द इस तरह से बन गया, बचपन से लेकर इस तरह की ट्रेड्स वो चल रहा होता है और माशरे में उसको इनकरेज किया जा रहा होता है। लेटर ऑन वो इतना ज्यादा एक्सट्रीम पे बिहेवियर उसका चला जाता है कि वो बेसिकली आपकी नजर में ब्रॉटअप में एक बड़ी कमी है, बहुत बड़ा फ्लॉ है जो कि ऐसे मर्द ऐसे रवैयों को जन्म देता है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सोबिया, अपनी माहिराना राय से हमें आगाह करी थी। एक और अहम इशू है जो कि इस वक्त प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। मॉल रोड चेयरिंग क्रॉस धरनों और एहतजाजों की आमाज का बन चुका है। मॉल रोड पर असातिज़ा का एहतजाजी धरना दूसरे रोज भी जारी है और असातिज़ा कहते हैं कि जब तक उनके मुतालिबात तस्लीम नहीं किए जाते वो अपना धरना खत्म नहीं करेंगे। ताहिर इमरान इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। ताहिर, बताइएगा क्या मुतालिबात है इन असातिज़ा के? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त चेयरिंग क्रॉस मार रोड पर यह मौजूद हूँ। यहाँ पर पंजाब लेक्चर प्रोफेसर एसोसिएशन की जानिब से जो धरना है वो दूसरे रोज़ भी जारी है और यहाँ पर जो साज़ा हैं वो धरना देकर बैठे हैं और उनका ये मुतालबा है कि जब तक उनके जो मुतालबात हैं वो तस्लीम नहीं होंगे वो तब तक अपना धरना ख़त्म नहीं करेंगे। उनका ये मुतालबात हैं कि उनका जो पे स्केल है उसको बढ़ाया जाए और उसके साथ साथ उनका जो सर्विस स्ट्रक्चर है उसको बेहतर किया जाए और उसके साथ साथ जो उनके कॉन्ट्रैक्ट पे मुलाजमीन थे जब उनको परमानेंट किया गया तो उनकी जो डिडक्शन है उसको भी खत्म। मुतालबात हैं जो कि असातिज़ा के हैं और वो अपना धरना दिए हुए हैं, दूसरा रोज है और उनका कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते हम अपना धरना जारी रखेंगे। पब्लिक न्यूज़ रूम से मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।